वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 8 परीक्षा अध्ययन 2024 जो क्लास 8 सोशल साइंस का है, ये ना केवल क्लास 8 एमपी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है बल्कि सभी के लिए, जहां भी एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं सभी के लिए बराबर रूप से ये जो है एप्लीकेबल है। आज के क्वेश्चन पेपर के अंदर हम 2023 का जो है एनुअल बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर 2023 का था उसके जो है सभी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इसके अंदर जो है हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सोशल साइंस का क्लास 8 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 का है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर इसकी एक्सरसाइज मैं जो है करा चुका हूँ बोर्ड वाइज। आप इसके पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। सेट नंबर आपको जो है बोर्ड सेक्शन में फर्स्ट पेपर में आपको फर्स्ट सेट में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आज जो है हम क्वेश्चन करेंगे, आप देख सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आज हम जो है 20 तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। What were the term of the subsidiary alliance? पहला क्वेश्चन है What were the terms of the subsidiary alliance से आप क्या समझते हैं? तो the following were the major terms of the subsidiary alliance। तो जो मेन टर्म्स हैं वो subsidiary alliance के ये थे कि subsidiary alliance जो है ये अंग्रेजों ने चलाया था, ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके अंदर क्या क्या पॉलिसीज थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है शॉर्ट टाइप का जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहला तो द प्रिंसली स्टेट विल विच एग्रीड टू सब्सिडरी अलायंस वुड हैंड ओवर इट्स फॉरेन पॉलिसी टू द कंपनी। अब यहाँ पर पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जैसे ये मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने है और यहाँ पर प्रोविंशली स्टेट है। प्रोविंशली स्टेट मतलब जहाँ पर जो है किंग वगैरह जो है शासन करते थे उनको हम प्रोविंशली स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जब भी इनको कोई विदेश से रिलेटेड कोई बात करना है, किसी दूसरे देश से रिलेटेड बात करना है, तो ये बोलते थे कि जो प्रिंसली स्टेट है जिन्होंने जो सब्सिडरी अलायंस जो एक ट्रीटी है, इसके साथ इन्होंने जो अंग्रेजों के साथ ये जो ट्रीटी किया हुआ है वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बात जो है द प्रिंसली स्टेट विच एग्री टू सब्सिडरी अलायंस वुड हैंड ओवर। तो जो भी विदेशों से रिलेटेड बात होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ना कि ये प्रिंसली स्टेट के जो है किंग करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये कहता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, इट वॉज नॉट अलाउड टू वेज अ वॉर। अब देखिए सभी बात इसमें कुल मिला के सब्सिडरी अलायंस के अंदर जो इन्होंने अंग्रेजों ने राजाओं से जो ट्रीटी की थी, तो जो प्रिंसली स्टेट थे जहां राजाओं का शासन होता था, तो ये जो किंग लोग थे, तो ये अंग्रेजों ने इस अलायंस में जो भी शामिल थे उनको ये बोलते थे कि इनको जो है अलाउ नहीं है वेज अ वॉर, मतलब युद्ध नहीं छेड़ सकते हो, वेज अ वॉर। तो आप ये बोलते थे कि किसी के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते हो। इंटर इनटू अलायंस, किसी के साथ आप जो है अलायंस नहीं कर सकते हैं, मतलब ALLIANCE, गठबंधन नहीं कर सकते हो किसी राजा के साथ या किसी दूसरे जो है टीमों के साथ या पड़ोसी राज्यों के साथ आप गठबंधन नहीं कर सकते हैं, कोई युद्ध नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि ट्रीटी, कोई संधि नहीं कर सकते हैं। संधि का मतलब जो है यहाँ पर एक ट्रीटी वर्ड भी आता है, तो ट्रीटी नहीं कर सकते हैं दूसरे स्टेट के थ्रू बिना। अब ये चीज़ें कब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक कि किसकी परमिशन ना हो। यहाँ पर परमिशन जब तक कि ईस्ट इंडिया जो है कंपनी नहीं देती है परमिशन, तब तक ये नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट यही है कि कुल मिला के इन पर जो है बंधन बनाना है इस अलायंस के थ्रू, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी सेकंड पॉइंट के अनुसार कि किंग जो है किसी से वेज अ वॉर, मतलब लड़ाई नहीं छेड़ सकते हैं, किसी के साथ जो है गठबंधन नहीं कर सकते हैं और किसी के साथ संधि किसी तरह की नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। मैं आपको इजी वे में समझाता चला जा रहा हूं, आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो है थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है, द प्रिंसली स्टेट वर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड शेल्टर, प्रोटेक्शन, ऑक्यूपेशन टू एनी अदर यूरोपियन। अब यहाँ पर तीन चीजें लिखी हुई हैं कि आप जो है शेल्टर, प्रोटेक्शन और ऑक्यूपेशन, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती है कि यहां पर जो है यदि ब्रिटिश मतलब ये बोल रहे हैं कि द प्रिंसली स्टेट वर, इनको पावर नहीं है कि आप किसी यूरोपियन के अलावा, मतलब ब्रिटिश के अलावा कोई भी यूरोपियन दूसरा कोई आता है तो उसको आप रहने की जगह दें, उसकी सुरक्षा करें, या जो है उसको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप कब्जा दें। बोल रहा है यदि इस तरह की हेल्प करना है तो आपको कंपनी की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। आप बिना परमिशन के किसी दूसरे यूरोपियन को ब्रिटिश के अलावा आप जो है शेल्टर, प्रोटेक्शन और ऑक्यूपेशन या उनको कब्जा नहीं दे सकते हैं। तो कोई भी राजा ऐसा काम नहीं कर सकता है, नहीं तो वो सब्सिडी अलायंस के खिलाफ होगा। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, देखिए द प्रिंसली स्टेट वुड अपॉइंट एंड, अब ये भी पॉइंट इसके अंदर देखिए, इसमें बातें कही गई हैं। जो प्रिंसली स्टेट है वो क्या करेगा, ध्यान दीजिए, एक अपॉइंट ये करेंगे, जो राजा लोग हैं वो इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश रेसिडेंट, RESIDENT, तो इंग्लिश रेसिडेंट इनको अपॉइंट पड़ा करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, अपनी कोर्ट में। ध्यान दीजिए, इनको राजाओं को अपॉइंट करना पड़ेगा एक इंग्लिश रेसिडेंट अपनी कोर्ट में, जो उनकी दरबार चलती है राजा की। और इस कोड के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है कहाँ का, किंगडम का होगा, वो रेसिडेंट के जो है इसके एडवाइस के अनुसार होगा। एडवाइस, ADVICE। तो इतनी बातें मैंने आपको समझाया इस पॉइंट के अंदर कि जो प्रिंसली स्टेट होंगे वो अपॉइंट करेंगे एक इंग्लिश रेसिडेंट को, और राजा की जो कोर्ट चलेगी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्क होगा किंगडम का, वो रेसिडेंट के एडवाइस के अनुसार ही चलेगा। तो 4 पॉइंट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको नोट कर लेना है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि वाई डिड कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट 1793। अब जो कंपनी से यहाँ से बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जो कंपनी 1600 में जो है इन्होंने बनाई थी। तो ये बताइए कि वाई डिड कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, ऐसा क्यों बनाना पड़ा उनको। और व्हेन एंड, या कि ये भी पूछ सकता है कि व्हेन एंड वाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। तो ये व्हेन, कब और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है परमानेंट सेटलमेंट, कुल मिला के परमानेंट सेटलमेंट के बारे में इसमें जानना है। तो ध्यान दीजिए, द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट, पहला पॉइंट तो यही है इसका कि ये कब स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस कब हुआ, INTRODUCED, इंट्रोड्यूस्ड हुआ ये 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ। बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट वॉज फेल्ड, तो पहला पॉइंट यही बना सकते हैं आप। इसके अंदर सेकेंड पॉइंट, इट वॉज, यहाँ से इट वॉज फेल्ड दैट दिस वुड इंश्योर द रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू इनटू द कंपनी कॉफर्स। अब इसके लिए इसमें ये सोचा गया था, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया गया था, तो अंग्रेजों को ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब इनको जो है, इन्होंने टैक्स काफ़ी हाई रेट पे लगा दिए थे लैंड के ऊपर, किसानों के ऊपर, और इन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि भाई रेगुलर जो है फ्लो है रेवेन्यू इनको कंपनी को आती रहेगी। तो सेकंड पॉइंट यहाँ तक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एट द सेम टाइम, और सेम टाइम इन्होंने क्या किया, इनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड। तो एक तो यहां पर रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू कर दिया, रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, REVENUE। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर है कि एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार, COURAGE, इनकरेज कर दिया किसको, द जमींदार, ZAMIDARS, जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड।
अब इनकी पॉलिसी इसके अंदर अंग्रेजों की ये थी कि इन्होंने अपना एक फिक्स कर दिया कि भाई मुझे इतना इस लैंड से चाहिए रेवेन्यू। उसके बाद यदि ज़्यादा आता है तो उसमें से कुछ क्या होते थे जमींदार, मतलब ये है कि ये अंग्रेज जमींदार, अंग्रेज तो पूरी ज़मीनें देख नहीं सकते थे क्योंकि कंपनी को बहुत सारे वर्कर्स चाहिए, तो इन्होंने लगाया कि भाई ज़मीन में जमींदार एक इन्होंने बैठा दिया, इन्होंने जो है जमींदार गांव में लगा दिया। और जमींदार का काम होता था कि कंपनी को जो है रेवेन्यू इकट्ठे करके देना होता था। तो रेवेन्यू भी फिक्स थे, तो एक फिक्स अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए मिला, एक बात बता रहा हूँ, 20 रुपए मिला। अब कंपनी ने बोला कि भाई इसमें 15 रुपए चाहिए, तो 5 रुपए इसमें 2 रुपए जमींदार ले लेगा और 3 रुपए जो बचे हैं वो जमीन के इंप्रूवमेंट के लिए लगाना है। तो इस पॉलिसी के अंदर इस तरह का था। तो एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड विच वुड लार्जली बेनिफिट द कंपनी ड्यू टू द डिमांड ऑफ द फिक्स्ड रेवेन्यू। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार को क्या इनकरेज किया गया टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड, कि लैंड को इंप्रूव करो। इससे होगा क्या, जब जमीन इंप्रूव होगी तो इससे जो है कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब ज़्यादा बेनिफिट होगा तो इससे जो है रेवेन्यू जो फिक्स किया गया है तो उससे इनको जो है आराम से फ़ायदा होता रहेगा और कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इन्होंने इस तरह का अंग्रेजों ने दिमाग लगाया था। तो आई होप ये भी आपको जो है इजी वे में समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें समझ में आ गया कि मतलब इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु इस्टेब्लिश शांति निकेतन एंड वाई। तो शांति निकेतन जो है किसने इस्टेब्लिश किया और क्यों किया, या कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विथ विच ऑब्जेक्टिव डिड रविंद्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश। तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस शांति निकेतन की स्थापना की, तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहा, ऐसा क्या ध्येय रहा कि उनको जो है शांति निकेतन बनाना पड़ा, इस तरह का नाम दिया उन्होंने। तो इसके जो है पॉइंट समझते हैं। चलिए पहला पॉइंट है शांति निकेतन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन ईयर। तो यहीं से हमारा जो है पहला पॉइंट बन जाता है कि जो शांति निकेतन है, कि शांति निकेतन, अब स्पेलिंग इसकी याद होनी चाहिए, SHANTI शांति, NIKETAN, शांति निकेतन इस्टेब्लिश किसने किया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको लिख लेना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और किस सन में, 1901 में। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारी ये क्लियर हो जाता है कि शांति निकेतन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1901। सेकेंड पॉइंट है एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। जब ये बचपन में थे टैगोर जी, तो ये स्कूल जाने से क्या था, इनको, मैं ऐसे कोड में बताता जाता हूँ, इनको स्कूल जाना पसंद नहीं था। फिर ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। तो इनको सफोकेट होता था कि यार स्कूल जाना ये पसंद नहीं करते थे, तो सफोकेट, ठीक है। तो आप उसके बाद द स्कूल अपेयर्ड लाइक अ प्रिजन। ये स्कूल को कैसा मानते थे, ये बोलते थे कि एक जेल के समान है, स्कूल एक जेल के समान है, PRISON, स्कूल एक जेल के समान है। वो उससे हेट करते थे, उससे जो है क्या करते थे, हेट करते थे। फॉर द स्टूडेंट कुड नेवर डू व्हाट दे फेल्ट लाइक डूइंग। इनके अनुसार ये बोलते थे कि बच्चा जो करना चाहता है वो स्कूल की हेल्प से वो स्कूल में वो नहीं कर सकता है, वो इनकी ऐसी फीलिंग थी। तो यहीं पे एक कहना चाहता है कि बच्चे जो टैगोर जी थे ये स्कूल पसंद नहीं करते थे, उनको सफोकेट और अप्रेसिव लगता था। उसके बाद द स्कूल इनको एक जेल की तरह लगता था और वो वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते थे कि उससे उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आई होप आप ये पॉइंट आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट हम और बनाते हैं इसका, कि आफ्टर ग्रोइंग अप, जैसे जैसे ये बड़े हुए, टैगोर वांटेड टू सेट अप अ स्कूल। तो जब ये ग्रो मतलब जब ये बड़े हुए तो इन्होंने क्या किया, सेटअप कर दिया स्कूल कर दिया, वेयर द चिल्ड्रन वेयर। अब जहाँ बच्चे, अब जो इन्होंने किया था तो वहाँ बच्चे कैसे थे, जो इन्होंने स्कूल सेटअप किया वहाँ पर बच्चे हैप्पी थे। वेयर दे कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, वहाँ पर बच्चों को जो है फ्री रखा जाता था कि भाई जो करना है वो कर लो, और जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो छुपा है, वो उनको
मतलब वो आए, जो करना है वो करें। वेयर दे कुड बी एबल टू एक्सप्लोर देयर ऑन थॉट्स एंड डिजायर्स। तो यहाँ पर खुली छूट थी कि उनकी जो भी डिजायर मतलब जो इच्छा थी और जो उनकी सोच है उसको एक्सप्लोर करें, उसको जो है सामने लाएं। तो आपने यहाँ पे समझ गए कि जब ये बड़े हुए तो इन्होंने स्कूल सेटअप किया। वहाँ पर जो है बच्चों को जो जाते थे वो बहुत हैप्पी थे, क्योंकि कोई पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं पड़ता था। और उसके बाद फ्री और जो है क्रिएटिव माइंड के उन्होंने बोला कि भाई इस्तेमाल करिए और अपने जो थिंकिंग है उसको एक्सप्लोर करिए, बढ़ाइए, अपने थॉट्स और डिजायर को जो है एक्सप्लोर करिए, उसके अनुसार आप काम करिए। तो ये छूट इन्होंने दी अपनी स्कूल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, टैगोर वाज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि जो क्रिएटिव लर्निंग है, इसकी बात कर रहे हैं ये क्रिएटिव लर्निंग, LEAR। तो जो क्रिएटिविटी होती है मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसको दिखाने की जो लर्निंग है, ये बोलते थे इनकरेज मतलब बढ़ सकती है ओनली विद इन। तो इसके लिए ये बोलते थे कि यार नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए, ENVIRON इन्वायरमेंट चाहिए। बिना नेचुरल इन्वायरमेंट के जो है ये क्रिएटिव लर्निंग नहीं बढ़ सकती है। तो अब जब ऐसा इनकी जब ऐसी सोच थी तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्कूल देखिए कहाँ शुरू किया, 100 किलोमीटर अवे, 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कलकत्ता। कोलकाता से जो है, कलकत्ता उस समय नाम था, CALCUTTA, कलकत्ता से। और एक रूरल मतलब होता है एक ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल में जो है कलकत्ता 100 किलोमीटर दूर कलकत्ता से एक गांव में जो है, देखिए आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, मैं अगेन समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो है 100 किलोमीटर दूर कलकत्ता में गांव में इन्होंने जो है स्कूल खोली। उसके बाद इन्होंने क्या है, क्रिएटिव लर्निंग को इन्होंने बोला कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही क्रिएटिव लर्निंग जो है फल फूल सकती है, बच्चे बढ़ सकते हैं। इसके लिए इन्होंने बोला कि भाई नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए, तो शहरों में तो होगा नहीं। तो इन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक रूरल क्षेत्र में जो है इन्होंने जो है वो स्कूल खोला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबर, इसका जो है 5वां पॉइंट बना लेते हैं। टैगोर एम्फसाइज मतलब दबाव दिया, उन्होंने जोर दिया, द नीड टू टीच साइंस। इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने कहा कि जो साइंस की पढ़ाई है, SCIENCE, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, TECHNOLO, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नीड टू टीच एट द शांति निकेतन। अब इन्होंने जो स्कूल का नाम दिया था यहाँ पर उन्होंने दिया था शांति और NIKETAN, शांति निकेतन। तो इन्होंने बोला कि साइंस और टेक्नोलॉजी तो सिखाई ही जाएगी, नीड टू है एट शांति निकेतन, अलॉन्ग विथ, साथ ही साथ आर्ट, म्यूजिक और डांस भी सिखाया जाएगा। तो आर्ट, म्यूजिक और डांस सिखाया जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने आपको ये पूरे पॉइंट कवर करने की कोशिश की। 2 से 3 बार यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पॉइंट सभी समझ में आ जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगेगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। इसके लिए आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा समझ में आता है तो मैं और भी इसी तरह इजी वे में, क्योंकि किताबें तो आपको बाजार में भी मिल जाएंगी, समझाने वाले नहीं मिलते हैं कि किस तरह से समझाना चाहिए बच्चों के दिमाग में, कैसा फ्लो चार्ट या कैसे समझ में आएगा। मैंने अपना तरीका इस्तेमाल किया है, हो सकता है आपको अच्छा समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।